नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रोल ऑफ पंच महाभूत एंड त्रिगुण इन देह प्रकृति एंड मानस प्रकृति रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति होती है, चाहे वो शारीरिक प्रकृति होती है जिसको हम लोग देह प्रकृति कहते हैं, और मानसिक प्रकृति में जो है पंच महाभूत और त्रिगुण का क्या रोल है, क्या महत्व है। तो सिंपल सी बात करें कि जो महाभूत होते हैं और त्रिगुण, कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का पंच महाभूत और त्रिगुण से क्या संबंध है या क्या महत्व है। कहने का मतलब घुमा फिरा के वही है कि पंच महाभूत और त्रिगुण का जो है प्रकृति में क्या रोल है, योगदान है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 द्रव्य विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि आपके बुक में तो ये बहुत ही डिटेल में है, लेकिन एक हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये जो हेडिंग है आपके सामने क्यों दिया गया है और इसको कैसे समझना है। तो आइए बहुत ही शार्ट में हम लोग इसको समझ लेंगे और अपनी भाषा में हम यहाँ जो मैटर बोलते हैं या जो बताते हैं एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं बुक का सहारा लेना पड़ेगा और उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कहने का मतलब ये चीज समझ जाएंगे तो आपको बुक की हर बात समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है प्रकृति, चाहे वो देह प्रकृति हो चाहे मानस प्रकृति हो, तो कॉमन क्या है, प्रकृति। तो सबसे पहले प्रकृति के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रकृति जब जान लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये आपका अल्टीमेट जो है आ जाएगा सब कुछ दूसरों के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रकृति होती क्या है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले दूसरे चैप्टर में, चाहे रचनाशाली चाहे क्रियाशाली दोनों में पढ़ा होगा। तो प्रकृति क्या है, शुक्र शोणित संयोगे, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम श्रेणु। कहने का मतलब ये होता है कि जब गर्भाशय में गर्भ का निर्माण होता है, तो गर्भ का निर्माण कैसे होता है, तो शुक्र शोणित के संयोग के समय गर्भाशय में अर्थात यूट्रस में शुक्र शोणित स्पर्म एंड ओवम, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, तो गर्भाशय में शुक्र शोणित का जब संयोग होता है उसी समय शुक्र शोणित में भी शुक्र में पर्टिकुलर दोष होगा, शुक्र मेल की तरफ से जा रहा है और शोणित जो होते हैं माता की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो इनका जब आपस में दोष टकराते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन सी दोष डोमिनेंट है उस दौरान। अर्थात शुक्र शोणित संयोग के समय जो माता से शोणित और पिता से शुक्र आपस में मिलते हैं, तो उसमें मिलने के दौरान दोनों में से कौन सा दोष डोमिनेंट है, दोष उत्कट भवेत दोष उत्कट। दोष उत्कट का मतलब कि कौन सा दोष डोमिनेंट कर रहा है, उसी के अनुरूप प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षण शुरू। और जो दोष डोमिनेंट करेगा उसी के अनुरूप उस बच्चे की प्रकृति निर्धारित होती है ना। तो ये समझना है कि दोष उत्कट का मतलब किस दोष की अधिकता है, किस दोष की डोमिनेंसी है, वो दोष डिसाइड करेगा, फॉर्म करेगा, प्रकृति का निर्माण करेगा। उसी दोष के अनुरूप बच्चा कहीं चाहे वातज प्रकृति को होगा, चाहे पित्तज प्रकृति को होगा, चाहे वात पित्तज होगा, चाहे वात कफज होगा। मतलब कहने का मतलब सिंगल प्रकृति हो, डबल प्रकृति, द्वंद्व प्रकृति हो या सन्निपातिक प्रकृति हो, डिपेंड करता है दोष किसकी डोमिनेंसी, कौन से दोष की डोमिनेंसी है। बात समझ में आई होगी। हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं दोषों पर, क्योंकि दोष अल्टीमेट हमें दोष को समझना है। तो प्रकृति निर्माण में दोष का संबंध में आ गया, तो समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली ये जो चीजें रेफरेंस है, सुश्रुतशाली 4 चैप्टर का श्लोक नंबर 63 है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। उसको देखेंगे एक हम लोगों ने एक छोटा सा बनाया, चार्ट बनाया। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति 2 प्रकार की होती है, शारीरिक प्रकृति और मानस प्रकृति। शारीरिक प्रकृति को हम लोग देह प्रकृति भी कहते हैं, जैसा कि आपके सिलेबस में है। तो जो देह प्रकृति या शारीरिक प्रकृति होती है उसमें पर्टिकुलर शारीरिक दोष इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो हम लोग को फोकस करना है दोष पर, तो इसी से हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे दोष। तो शारीरिक दोष होते हैं, जबकि मानस प्रकृति होती है जो कि जिसमें मानस दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर भी दोष है। तो शारीरिक जो दोष होते हैं कौन कौन से होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं। और जब वात अगर किसी बच्चे में शुक्र शोणित संयोग के समय अगर वात दोष की डोमिनेंसी है तो उसकी वजह से जो है
उसकी वजह से चाहे अगर एकल कोई दोष डोमिनेंट है, चाहे वात होगा तो वातज प्रकृति हो जाएगा, पित्त हो जाएगा पित्तज हो जाएगा, कफ होगा तो कफज। अगर दो दोष एक साथ डोमिनेंट है तो हो सकता है कि वात पित्तज प्रकृति हो सकता है पित्त कफज हो सकता है कफ वातज प्रकृति हो। और मान लीजिए वात पित्त कफ तीनों समान मात्रा में है, जो प्रमाण होता है समान है, तो कहने के सन्निपातज वातज पित्तज कफज ये दोष तीनों एक समान रहेंगे, अर्थात सन्निपातिक प्रकृति हो जाएगी। उसी तरह से देखेंगे मानस दोष की बात करें तो यहाँ पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर 3 बताए गए हैं, सत्व है, रज है, तम है ना, जिसको हम लोग सिंपली SRT बोलते हैं, सात्विक राजस तामस, SRT। तो सत्व की वजह से सात्विक प्रकृति होती है, रज की वजह से राजस प्रकृति होती है और तम की वजह से तामस प्रकृति होती है। अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर संख्या चरक ने बताई है कि सात्विक प्रकृति कितनी होती है, 7 होती है, राजस प्रकृति कितनी होती है, 6 होती है, तामस प्रकृति कितनी होती है, 3 होती है। ये तो बात सिंपल प्रकृति से संबंधित थी। और यहाँ पर प्रकृति निर्माण में किसका रोल है, दोष का। तो आइए दोष को हम लोग ध्यान रखते हुए अब ध्यान देते हैं, जो हम लोग का हेडिंग है कि जो त्रिगुण और पंचमहाभूत का शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति में क्या रोल है। तो आइए देखते हैं उसी चीज को। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा त्रिदोष। सिंपली हम लोग इसको दोष भी कह सकते हैं, दोष है ना, क्योंकि प्रकृति निर्माण में दोष का तो रोल है ही, बिना दोष के डोमिनेंसी की वजह से प्रकृति निर्माण हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोग ने इसको त्रिदोष कहा। त्रिदोष में क्या क्या चीज आएगा, वात पित्त कफ, है ना, वात पित्त कफ हो जाएगा। और देखिए पंचमहाभूत, पंचमहाभूत क्या है, तो पंचमहाभूत जैसा कि हम लोग जानते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होता है। तो उसी हिसाब से देखेंगे किस दोष मतलब किस महाभूत में जो है वात जो होता है, वात दोष जो होता है उसमें किस महाभूत की प्रधानता होती है, किस महाभूत की अधिकता होती है। और उस हिसाब से त्रिगुण देखेंगे, त्रिगुण 3 होते हैं। त्रिगुण जिसकी बात करेंगे सत्व रज तम, सत्व रज तम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वात जो दोष होता है उसमें महाभूत किस महाभूत की डोमिनेंसी होती है। तो जो भी दोष होते हैं किससे बने होते हैं, महाभूतों से बने होते हैं। तो इसे कहते हैं कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम। तो पंचभौतिक सब कुछ है, इससे त्रिदोष अर्थात दोष भी पंचभौतिक है। तो वाद दोष में किस किस महाभूत की प्रधानता होती है, तो वायु महाभूत और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है वाद दोष में। तो वाद दोष में वायु महाभूत और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। और देखा जाए जो वायु महाभूत होता है वो रजोबहुल होता है, अर्थात उसमें रज दोष की अधिकता होती है। जो आकाश महाभूत होता है उसमें सत्व बहुल होता है, अर्थात सत्व गुण की बहुलता होती है। उसी तरह से देखेंगे जो पित्त दोष होता है, पित्त दोष में जैसा कि क्लियर कट है अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, बहुलता होती है। और जो अग्नि महाभूत है वो सत्व रजो बहुल होता है, सत्व और रजो बहुल होता है। उसी तरह से देखेंगे तीसरा जो दोष है आपके सामने कफ दोष है। कफ दोष का निर्माण में जो है जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। तो कफ भारी होता है इसलिए जल भी भारी है, पृथ्वी भारी, याद रहेगा। तो इसमें देखेंगे जल जो महाभूत है उसमें सत्व और तम गुण की बहुलता होती है, और जो पृथ्वी होता है उसमें तमो बहुल होता है। तो ये अगर फ्लो चार्ट आपको याद है एग्जाम में ये पॉइंट तो लिखना है, साथ ही साथ अपने मैटर को जो मैं बोल रहा हूँ उसको जो बोला जाता है मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा मैटर हो जाएगा तो शायद समझने में शायद एक्सप्लेन करने में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको कोशिश करते हैं शार्ट में आपको वीडियो प्रेजेंट करें। धन्यवाद।